हेलो स्टूडेंट्स, आज ग्रामर में हम बात करेंगे वर्ब्स की। वर्ब्स एंड इट्स काइंड्स। वर्ब जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है। हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में अगर हम डिफाइन करें इसको तो a word that denotes an action or a state of being is called a verb। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो वर्ब कहलाती है, क्रिया कहलाती है। A word that denotes an action or a state of being is called a verb। For example, he plays football। यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, बेसिक रूल एक सेंटेंस का बताया था आपको हमने कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलके बनता है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक जो मुख्य चीज़ है वो है वर्ब। क्यों वर्ब है? किसी भी सेंटेंस में कोई एक काम हो रहा होगा, कोई उसको कर रहा होगा और किसी की सहायता से वो काम पूरा हो रहा होगा। तो मुख्य बात जो सेंटेंस में होगी वो किसी काम का होना। अगर वो काम नहीं हो रहा होगा तो सेंटेंस कंप्लीशन पॉसिबल नहीं है। तो वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो वर्ब अब बताया इसमें कि वर्ब क्या है। वर्ब है किसी भी काम का होना या करना बताने वाला शब्द। यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ही प्लेज फुटबॉल। ही वो प्लेज खेलता है, फुटबॉल वो फुटबॉल खेलता है। यहाँ जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? काम हो रहा है खेलने का। तो जो वर्ब है वो क्या है? खेलना, किसी काम का होना या करना। तो यहाँ पे जो एक्शन वर्ड है दैट इज प्लेज। अब स्टेट कैसे समझेंगे आप? मिस्टर गुप्ता इज़ अ कैशियर। मिस्टर गुप्ता कैशियर हैं। काम क्या है? मिस्टर गुप्ता का कैशियर होना। तो ये जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग है। कैशियर होना जो है मिस्टर गुप्ता का काम है। तो ये जो है स्टेट ऑफ बीइंग, इस तरीके से समझेंगे हम। आप एक्शन वर्ड, काम हो रहा है या करा जा रहा है, और दूसरी चीज़ किसी चीज़ का होना। तो ये जो है स्टेट ऑफ बीइंग, इस तरीके से क्लियर होगा। तो वर्ब वो शब्द है जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है। यहाँ फुटबॉल खेलने का बोध, खेल रहा है, खेलना जो है वो कार्य है, और वहाँ दूसरे सेंटेंस में कैशियर होना ये वर्ब है। तो इज़ यहाँ वर्ब है और उधर प्लेज वर्ब है। अब वर्ब को हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये जो क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है। तो अब हम पहली चीज़ जो जानेंगे वो है टाइप्स ऑफ वर्ब। फॉलोइंग टाइप्स वर्ब्स आर देयर। पहले अगर हम बांटेंगे तो वर्ब को हम 2 भागों में बांटेंगे। 2 टाइप होती हैं। पहली टाइप है प्रिंसिपल वर्ब और सेकंड टाइप है ऑक्सिलरी। प्रिंसिपल वर्ब वो क्रिया है जो मुख्य रूप से कार्य करने की बोध कराती है।
जो मुख्य क्रिया है वो प्रिंसिपल वर्ब होती है, और ऑक्सिलरीज वो क्रियाएं होती हैं जो उस मुख्य क्रिया को सहायता करती हैं अपने एक्शन को कंप्लीट करने में। तो दो पार्ट हो गए, दो टाइप्स हो गए। फर्स्ट इज मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्रिंसिपल वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में अगर समझेंगे तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। स मतलब साथ में, कर्मक मतलब कर्म के वो क्रिया जिसमें कर्म साथ में होता है, और अकर्मक वो क्रिया जिसमें कर्म के बिना क्रिया का कार्य क्रिया अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखती है। बताया था मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होने चाहिए। सब्जेक्ट जो डूअर है, वर्ब जो वर्क है, और ऑब्जेक्ट जो उस वर्क के कंप्लीशन में हेल्प कर रहा है सब्जेक्ट को, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो विद ऑब्जेक्ट जो होगी वो ट्रांजिटिव होगी, और विदाउट ऑब्जेक्ट जो होगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब ऑक्सिलरीज की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सिलरीज भी दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। बस फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वन इज मॉडल्स। कुछ क्रियाएं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं और कुछ जो है वो मॉडल्स के रूप में काम करती हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल वर्ब, सेकंड वन इज ऑक्सिलरी। बात करें प्रिंसिपल वर्ब की तो प्रिंसिपल वर्ब is also divided in two parts. First one is transitive verb, second one is intransitive verb. And if we talk about auxiliary, it is also divided into two parts. First one is helping verb and second one is modals. So these are the types of verbs. तो अब जो हमने टाइप ऑफ वर्ब समझ लिया है, इसके बाद अब हम जो आगे बढ़ेंगे तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो है कैसे वर्क करती हैं। तो पहली चीज़ जो हम उठाते हैं दैट इज़ द प्रिंसिपल वर्ब। व्हाट इज़ प्रिंसिपल वर्ब? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब्स। ऑल वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट 24 आर प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स। इंग्लिश में अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो जो भी कार्य हो रहा है वो मुख्य क्रिया होती है। जिस सेंटेंस में जो भी कार्य हो रहा है वो उस सेंटेंस का प्रिंसिपल वर्ब जो है होता है, और जितनी भी वर्ब्स हैं वो प्रिंसिपल वर्ब्स ही होती हैं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल राजू प्लेज फुटबॉल। राजू क्या कर रहा है? खेलता है, और क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। राजू का काम क्या है? खेलना, और ये खेलने का काम किसकी हेल्प के साथ कंप्लीट होता है? फुटबॉल की हेल्प के साथ कंप्लीट होता है। तो जो मेन काम है, जो एक्शन वर्ड है दैट इज़ प्लेज, खेलता है। तो राजू इज़ अ सब्जेक्ट, प्लेज इज़ अ वर्ब एंड फुटबॉल इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये काम कंप्लीट होता है। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, समीर ड्रिंक्स मिल्क। समीर दूध पीता है। यहाँ काम क्या हो रहा है? पीने का काम हो रहा है। तो समीर के द्वारा दूध पिया गया है, पिया जाता है। तो यहाँ जो ड्रिंक्स है दैट इज़ एन एक्शन वर्ड, और ये चूँकि एक्शन वर्ड है, काम का बोध करा रहा है, तो दिस इज़ अ प्रिंसिपल वर्ब। तो एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब्स। अब जो प्रिंसिपल वर्ब मुख्य क्रिया की हमने बात की थी कि भाई जो काम हो रहा है वो मुख्य क्रिया है,
तो उसी को आगे बढ़ा के समझते हैं कि ये जो दो टाइप की, मैंने ऊपर आपको चार्ट में समझाया था कि प्रिंसिपल वर्ब जो है वो दो तरीके की होती है। तो अब हम यहाँ वही दो तरीके समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब? A verb that takes object with them is called a transitive verb. वो क्रिया जिसके साथ में एक कर्म होता है, वो क्रिया जो कंप्लीट होती है एक कर्म की सहायता से, एक ऑब्जेक्ट के साथ में, वो जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर टीचेस मैथ्स। टीचर काम करने वाला व्यक्ति है और काम क्या कर रहा है? वो कर रहा है टीचिंग का काम, टीचेस। और ये जो टीचिंग का काम है वो किसके साथ कंप्लीट हो रहा है? वो मैथ्स के साथ कंप्लीट। और क्या पढ़ाता है? टीचर जो है पढ़ाता है मैथ्स। तो ये जो मैथ्स है ये क्या है? ये कर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। और टीचिंग का काम का कंप्लीशन जो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट सब्जेक्ट। सो this verb is with object, so it is called transitive verb. दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हम देखते हैं रूही ड्रॉज अ पिक्चर। काम क्या हो रहा है? पिक्चर को ड्रॉ करने का काम हो रहा है, तस्वीर बनाने का काम हो रहा है। और ये काम कर कौन रहा है? वो रूही कर रही है। तो रूही इज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्क जो डन है इसमें दैट इज़ ड्राइंग, ड्रॉज। सो ड्रॉज इज़ द वर्ब एंड ये जो ड्राइंग है वो कंप्लीट कब होगी? जब कोई पिक्चर बन जाएगी। ड्रॉ करने का काम जो हेल्प कर रही है वो पिक्चर कर रही है, अगर वो पिक्चर को ड्रॉ कर रही है। सो दैट पिक्चर इज एन ऑब्जेक्ट। रूही इज सब्जेक्ट, ड्रॉज इज अ वर्ब एंड पिक्चर इज एन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब that has an object. So both examples are of transitive verb, सकर्मक क्रिया। तो अब जब हम मुख्य क्रिया की बात कर रहे हैं और मुख्य क्रिया में प्रिंसिपल वर्ब में मैंने आपको बताया फर्स्ट चीज़ जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो सेकंड जो पार्ट है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट विद इट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। वो क्रिया जिसमें कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है, जिसमें कोई कर्म नहीं होता है, वो क्रिया जो है इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अकर्मक क्रिया हिंदी में बोलते, सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव। सा मतलब साथ में, आ मतलब बिना। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। दैट फ्लाई वर्ड जो है वो एक्शन वर्ड है। चिड़िया का काम क्या है? उड़ना। अब यहाँ सहायता नहीं कर रहा है, उड़ने में कोई चीज़ सहायक नहीं है। यहाँ पे इन द स्काई दे रखा है, बट ये जो है फ्लाई के साथ अटैच नहीं है ये बात। तो यहाँ पे ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। फ्लाई जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट है, किसी की सहायता से नहीं उड़ रही है। वो उड़ने के लिए, उसको कंप्लीशन के लिए, उड़ने का काम कंप्लीट करने के लिए वो किसी की हेल्प नहीं ले रही है। तो यहाँ पे जो फ्लाई है वो जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब द बेबी इज़ वीपिंग, बच्चा जो है वो रो रहा है। ये जो काम रोने का काम कर रहा है ये बच्चा, इसमें रोने के लिए उसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो कोई ऑब्जेक्ट लेके नहीं रो रहा है। जो रोने का काम है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है वो आपका
इंट्रांजिटिव वर्ब है। बच्चा रोने का जो काम कर रहा है उसको रोने के लिए कोई चीज़ सहायक नहीं है, उसकी रोने में कोई चीज़ सहायता नहीं कर रही है, तो ये जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब जो है वो विदाउट एन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो सकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब दैट हैज़ एन ऑब्जेक्ट विद वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब दैट। अब जो है हम बढ़ेंगे आगे बढ़ के अब हम समझेंगे कि डिटेल में किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। जो दूसरी चीज़ है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो वर्ब बताई थी, दो टाइप्स बताई थी। फर्स्ट इज प्रिंसिपल, जिसके दो पार्ट हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ब दैट इज हेल्पिंग वर्ब, सहायता करने वाली क्रिया, हेल्प करने वाली क्रिया। वर्ब दैट अर्ली ईदर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस और इट्स मूड। जनरली हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू शो द स्टेट ऑफ बीइंग। जो क्रिया है वो या तो हेल्प करेगी टेंस को फॉर्म करने में या मूड को शो करेगी। और ज़्यादातर जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग का बोध कराती हैं, होने का बोध कराती हैं। मुख्य रूप से टेंस फॉर्म करने के लिए जिन क्रियाओं को हम यूज़ करते हैं सहायता करने के लिए मुख्य वर्ब की, वो क्रिया हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। और या तो वो मूड को शो करेगी या वो टेंस को शो करेगी। और इसके साथ साथ जो है मुख्य बात ये है कि ज़्यादातर स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने के लिए इस वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज इज़ एन इंजीनियर। सूरज एक इंजीनियर है और यहाँ पे सूरज का होना बताया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग है। सूरज इंजीनियर है, सूरज का इंजीनियर होना स्टेट ऑफ बीइंग है। और यहाँ जो ये इज़ है वो स्टेट ऑफ बीइंग एन इंजीनियर शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है इज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है। दैट इज़ द हेल्पिंग वर्ब दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ टेंस और इट्स मूड। Second one, workers have done their work. यहाँ पे काम करने वाले जो कार्मिक थे उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, वो काम ख़त्म कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो हैव यूज़ किया है, यहाँ हैव जो वर्ड यूज़ किया है वो काम कर चुके हैं इस टेंस को बताने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे हेल्प कर रहा है हैव जो है वो टेंस फॉर्मेशन में। टेंस फॉर्मेशन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए हमने हैव का यूज़ किया है। तो ये जो है वो टेंस को शो करने के लिए हैव का यूज़ किया है। दैट्स वाई हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प जो है, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हमें बता रही है कि किस तरीके से ये टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो ये जो हैव है दैट इज़ द हेल्पिंग वर्ब। पहले में देखिए स्टेट ऑफ बीइंग बताया था, सूरज का इंजीनियर होना डिफाइन कर रहा है ये वर्ड इज़। और यहाँ दूसरे में यहाँ पे टेंस को शो करने के लिए कि जो भी काम हुआ है, वर्कर हैं वो काम अभी ना कर रहे हैं ना करा था उन्होंने, वो कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये कंप्लीशन को शो कर रहा है, दैट इज़ वाई दिस इज़ द परफेक्ट टेंस। तो यहाँ टेंस को शो करने के लिए जो है वो इधर हैव का यूज़ किया, वहाँ इज़ का यूज़ किया है स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, और दूसरे वाक्य में जो हैव का यूज़ किया है वो टेंस को दर्शाने के लिए किया है। तो इन दोनों ही जगह जो है वो ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जा रही है।
अब हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा और डीपली समझते हैं कि कैसे ये दो तरीके से ये वर्ब जो है वो वर्क करती है। हेल्पिंग वर्ब ही कैसे आगे दो तरीके से वर्क करती है। तो हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। I told you. First one is auxiliary. What is an auxiliary? Verb that help in formation of tense and mood. वो क्रिया जो टेंस फॉर्मेशन में सहायता करती है, that is auxiliary. Some auxiliary verbs are here. First one is been. Being, is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had, shall, will. अब यहाँ आप देखिएगा तो आप पाएंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनको दर्शाने के लिए हम जिन भी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं वो सहायक क्रियाएं, वो ऑक्सिलरी कहलाती हैं। यहाँ देखिए बीइंग, बीन, ये इज, आर, एम ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। डू, डज ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। हैव, हैज़ प्रेजेंट टेंस को शो करती हैं। वहीं वॉज, वर पास्ट को शो करती हैं। हैड पास्ट को शो करता है और विल, शैल फ्यूचर को शो करता है। तो जो भी वर्ब जो है फॉर्मेशन करती हैं टेंस का, टेंस फॉर्म करने में जो वर्ब हेल्प करती हैं वो जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। अब और ये ऑक्सिलरीज जो हैं वो टेंस में भी जो टेंस के पार्ट होते हैं, जैसे इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, तो ये सारे टेंसेस के जो पार्ट्स हैं उनमें ये वर्ब्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। इंडेफिनिट में कोई वर्ब लगेगी, ऑक्सिलरी यूज़ की जाएगी, कंटिन्यूअस में कोई यूज़ की जाएगी, चाहे हम पास्ट की बात करें, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, चाहे हम फ्यूचर की बात करें। चारों पार्ट्स में चार अलग अलग तरीके से इन ऑक्सिलरीज़ को हम यूज़ करते हैं, तभी हम शो कर पाते हैं कि ये परफेक्टली किस टेंस का सेंटेंस है। अब दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स दैट डिनोट द मोड of action of the main verb are called modal verbs. जो काम मुख्य रूप से हो रहा है उसको विशेष रूप से दर्शाने के लिए जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वो मॉडल कहलाते हैं। टेंस को शो करने के लिए जो वर्ब यूज़ की गई है वो ऑक्सिलरी है, और जो मूड को शो करने के लिए या मोड को शो करने के लिए, मोड ऑफ एक्शन को शो करने के लिए जो वर्ब यूज़ की जाती है वो जो है वो मॉडल वर्ब होती है। विशेष रूप से अगर हम देखें कैन, कुड, ऊपर देखिए जितनी वर्ब्स हैं इनके अलावा भी जो सहायक क्रियाएं यूज़ होती हैं वो मॉडल्स कहलाती हैं। जो टेंस को शो करने के लिए जो यूज़ हो गई वो ऑक्सिलरी हो गई, रेस्ट जो भी वर्ब मेन वर्ब को सहायता करने के लिए यूज़ की जा रही है वो जो है वो मॉडल हो गई। इसमें कैन है, कुड है, मे है, माइट है, नीड है, डेयर है, ये सारे के सारे जो हैं, और भी बहुत सारे हैं अभी आगे बताऊंगी, ये सारे के सारे ये मॉडल्स कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट, फर्स्ट वन इज़ ऑक्सिलरी एंड सेकेंड वन इज़ helping verb, or first one is auxiliary and second one is modal verbs. Auxiliaries I told you जो टेंस को शो करने के लिए यूज़ की जा रही है, और बाकी मोड ऑफ एक्शन को शो करने के लिए जो वर्ब यूज़, हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जा रही है वो मॉडल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इन क्रियाओं के साथ में मुख्य क्रिया का होना आवश्यक है, मेन वर्ब का होना आवश्यक है। हेल्पिंग वर्ब दो तरीके की, और दोनों तरीके के साथ में ये विशेष रूप से बात ध्यान देने वाली है कि इन हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब जरूर होगी। ये नहीं है कि केवल हेल्पिंग वर्ब है और उससे काम चला लिया। अगर ये इज़, आर, एम ऐसे यूज़ करके सेंटेंस बना लिया तो फिर वो जो है वो क्या कहलाएगा, वो
स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इनके साथ मॉडल्स हों चाहे वो हों, दोनों ऑक्सिलरीज हों, इनके साथ में प्रिंसिपल वर्ब जरूर होगी। अब अगली बात करते हैं हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब के लिए देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। व्हेन वी चेंज द वर्ब्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ वर्ब। ध्यान देने वाली बात है, किसी भी क्रिया के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। मोटे मोटे रूप में अगर समझेंगे कि जब भी हम इसको चेंज करते हैं, ये जो है वो कंजंक्शन कहलाता है वर्ब का। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हम फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ करते हैं एंड थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ करते हैं। ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में अगर हम यूज़ करते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में जब हम बात करते हैं तो हम कहीं कहीं सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म हम पास्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं, और जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं। आगे जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि टेंस अपने आप में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। और इन्हीं टेंसेस को शो करने के लिए वर्ब्स की फॉर्म्स को भी हमें शो करना होता है। जैसे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है और हमें वर्ब की फॉर्म्स को भी चेंज करना होता है टू शो द टेंस। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना रहे हैं और हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, then we will use the first form of our verb। और अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में है, then we will use s और es with that first form of verb। तो ये that indicates the sentence is of present indefinite tense। when we will translate a sentence into past indefinite, then we will use the second form of the verb। तो ये जो टेंस को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये फॉर्म्स जो है वो टेंस को डिफ़ाइन करते हैं। वहीं अगर हम परफेक्ट में बात करें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो परफेक्ट पार्टिसिपल जब हम यूज़ करेंगे तो हम हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। अब यहाँ ये थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल जो है वो आपको दिए हैं कि किस तरीके से फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म और फिर थर्ड फॉर्म को लिखा जाएगा। पहला है अवेक, फर्स्ट फॉर्म अवेक, सेकंड फॉर्म होगी अवोक एंड थर्ड फॉर्म होगी अवेकन। इसी तरीके से बिकम, बिकेम, बिकम। इसी तरीके से फॉरगेट, फॉरगॉट एंड फॉरगॉटन। बैग, बैग्ड, बैग्ड। बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड। ब्रेक, broke, broken। build, built, built। burn, burnt, burnt। plant, planted, planted। promise, promised, promised। plow, plowed, plowed। reach, reached, reached। remember, remembered, remembered। say, said, said। वर्ब की फॉर्म जो है वो ज़्यादातर जो है 3 पार्ट में बनाई जाती हैं, और कुछ वर्ब तो इजी होते हैं तीनों फॉर्म्स उनके डेवलप करना, क्योंकि वर्ब में ईडी एंड में जोड़ देते हैं तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये रूल हर वर्ब पे अप्लाइड नहीं है, कुछ वर्ब जो है चेंज होती है। ये आगे बताऊंगी कि कुछ मोटे मोटे रूल्स क्या हैं कि हमें सेकंड फॉर्म करनी है तो हम क्या चेंज कर देंगे उस वर्ब में, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और फिर स्पेलिंग में कौन सा छोटा सा एक चेंज करेंगे जिसमें कि वो जो है थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम समझते हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझने के लिए 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमें समझनी होंगी कि वर्ब को हम 3 फॉर्म्स में लिखते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंस। टेंस के हिसाब से क्या रिक्वायर्ड है, हम इसको जो है वो
फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म में उसको राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ देखिए बाद में मैंने कुछ क्वेश्चन हैं, दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिए और इनकी जो है वो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जो नियम मैंने बताए हैं, जो रूल्स मैंने बताए हैं, इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके इन सेंटेंसेस को आपको करना है।